हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे असर्शन रीज़न में आपने देखना है असर्शन को कि वो सही है बात या गलत है, और उसके बाद आगे जो रीज़न दे रखा है, आर दे रखा है, क्या वो उसको और करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं, है ना। तो स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और रीज़न दे रखा है डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। हाँ, आपको पता है हमारी बॉडी में जो फूड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट उस फूड के ब्रेक डाउन के लिए हमें कुछ एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हमारा जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि दोनों ए और आर ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन या रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अगर हम बात करें, इसका मतलब हो गया ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन को फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू फॉर्म दैट कैन बी यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। अलग अलग जो बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। तो सिंपली अगर हम बोलें, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की N2 की फॉर्म में पाई जाती है, उसको कन्वर्ट करना है कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस में। ठीक है, जिससे जो हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो उस नाइट्रोजन का यूज़ कर पाएँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल के लिए जो है वो नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो रिजोबिया जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में, जिसे प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पीनट्स का एग्जाम्पल है, मतलब अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो भी इस काम आते हैं। जो पीनट है वो भी क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को इन द सॉइल। ठीक है, तो उसे ही हम किसका नाम दे देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम दे देते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है ये इस तरह से चलता जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, कुछ यहाँ पे नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रेड वाली नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, और ये जो पर्पल वाली हैं ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, है ना। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है, इससे भी क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। इसके अलावा बहुत सारी जैसे नेचुरल प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल लाइटनिंग हो गई, ये भी किसका काम करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, ये सर्कल है, ये चलता जाता है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ए मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। एक आप पढ़ते हो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारे रेप्टाइल्स वगैरह हैं वो कैसे होंगे, आपके कोल्ड ब्लडेड होंगे या वार्म ब्लडेड होंगे। जैसे वार्म ब्लडेड तो हैं जो हम अंदर से, हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है। ठीक है, बट जो कोल्ड ब्लडेड हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जो रेप्टाइल्स हैं मेनली वो कैसे एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और जो मेमाल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, एनर्जी को, हीट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से रेप्टाइल्स, आप रेप्टाइल से जज कर सकते हो। मेमाल्स यहाँ पे इन्होंने हर एक ऑप्शन में दे रखा है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, रेप्टाइल्स हैं सारे, तो स्नेक, फ्रॉग, कॉकरोच, ये क्या आएंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आएंगे। ठीक है, बर्ड्स और ये मेमाल्स वगैरह जो हैं हमारे, ये कैसे आते हैं, वार्म ब्लडेड आते हैं। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज द स्प्रिंग हैव द लिस्ट पोटेंशियल एनर्जी। कब जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी स्प्रिंग की वो सबसे कम होगी। स्प्रिंग आपने देखा होगा इस तरह से है। स्प्रिंग को हम कभी क्या कर सकते हैं, उसे बिल्कुल स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कभी हम बिल्कुल उसे कंप्रेस कर सकते हैं। यही पोजीशन होगी, एक नॉर्मल पोजीशन होगी, रेस्ट की पोजीशन। एक होगी कि उसे स्ट्रेच किया और दूसरा हो गया उसे कंप्रेस किया। तो जब स्प्रिंग ना ही कंप्रेस किया होगा ना ही उसे हम पुल्ड करेंगे, ठीक है, बल्कि सिंपली वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होगा,
तब उसके पास क्या होगी, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर पूछा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो जब क्या होगा, वो उसे हम क्या करेंगे, कंप्रेस किया होगा या स्ट्रेच किया होगा, तब उसके पास क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उसका अपोजिट मतलब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज आर करेक्ट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कौन सी जो बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हैं उनके बारे में कौन सी बात है वो करेक्ट है, कि सारे जो हैं ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, ऑल हैव ए सेल वॉल, सबके पास सेल वॉल होती है, या फिर ऑल हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, या ऑल हैव ए सेल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन आपके पास आगे दे रखे हैं इन्होंने, तो आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अभी तक आपने ऑप्शंस देख ली होंगी। ये अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल्स हैं। तो यहाँ पे एक ही बात सही है कि ऑल हैव ए सेल मेम्ब्रेन। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या होगी, ऑल हैव ए सेल मेम्ब्रेन। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस के अंडर ही देख पाते हैं हम उनको, या सेल वॉल होगी सबके पास, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 मिनट। नेक्स्ट है, ए feather of mass 15 gram is dropped from a height. It is found to fall with a constant velocity. What is the net force acting on it? एक बार सोच लो इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसको करके। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इन्होंने क्या दे रखा है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्योंकि नेट फोर्स पूछा है, तो फोर्स क्या है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्योंकि ज़ीरो है तो फोर्स भी यहाँ पे ज़ीरो आ जाती है ना। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, वो भी ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन आपके सामने है, आपने देख लिया होगा, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब हुआ कि कुछ स्पेसिफाइड सब यूनिट्स हैं हमारी सेल की जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं ना। हर किसी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास सेल्स हैं, है ना। तो जितनी भी सेल्स हैं या सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी कुछ सब यूनिट्स हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गया, हमारे सेल की सब यूनिट्स हो गई जो क्या करती हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी के ऑर्गन है ना, वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किडनी का अलग हो गया, लिवर का अलग हो गया, हार्ट का अलग फंक्शन हो गया। वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गए, सेल की ऐसी सब यूनिट्स हो गई जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कंटेन करते हैं उनका खुद का डीएनए। प्लास्टिड्स हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है, वैक्यूल हो सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो खुद का डीएनए प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये देख सकते हो आप, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अलग अलग है, राइबोसोम। तो इसमें जो हमारे प्लास्टाइड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये तीनों ही क्या कंटेन करते हैं, खुद का डीएनए खुद कंटेन करते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। ठीक है,
नेक्स्ट है असर्शन और रीज़न दे रखा है यहाँ पे भी। असर्शन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि रीज़न दे रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इज़ ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप सबको पता है, नॉर्मली पढ़ा होगा आपने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। जो स्केलर क्वांटिटी है उसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वैल्यू होती है ओनली, है ना। जबकि स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब भी हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट्स क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इस तरह से। तो और कुछ वैल्यू भी है, जैसे वोल्ट्स में हम लिखते हैं कि इतना करंट है, इतनी वैल्यू है ना, और या पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना एम्पियर करंट है ना। तो मतलब उसका कुछ वैल्यू भी है और एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, मतलब डायरेक्शन भी है। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, करंट को एक होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। बट गलत है ये, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, चाहे भले ही इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता, स्केलर लॉज को करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटीज़ दे रखी हैं 4 लिक्विड की। ये आपके ABCD लिक्विड हैं, डेंसिटी ये दे रखी है सब लिक्विड्स की। ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शंस है हमारे सामने, ठीक है। ये फ्लोट और सिंक करने वाला जो क्वेश्चन आता है वहाँ से है, ठीक है। डेंसिटी का आपको याद रखना होता है। डेंसिटी की कई बार आपको फॉर्मूला यूज़ करने को भी आ सकता है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है, मतलब व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सम लिक्विड और मटेरियल, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इन्होंने कि ये 4 लिक्विड हैं। अब को अगर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट क्या करती है, फ्लोट करती है। बट अगर लिक्विड की डेंसिटी कम हो, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट सिंक करती है, ठीक है, ठीक है। अगर डेंसिटी क्या होगी, कम हुई तो वो फ्लोट करेगी, ज़्यादा हुई तो वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट डूब जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग अब आपने देख लिया होगा, आपका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पे राइट आंसर होगा एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। अब देखो, ए लिक्विड की डेंसिटी सबसे कम है, बी की उससे ज़्यादा, सी की उससे ज़्यादा, डी की उससे ज़्यादा। तो यही ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि जो ऑब्जेक्ट सी लिक्विड में फ्लोट करेगी, ज़रूरी नहीं है वो ए में भी फ्लोट करे, वो फ्लोट कर भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि ए की डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम है सी की डेंसिटी से। तो यहाँ पे हो सकता है, सपोज़ कर लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है 920, तो सी लिक्विड से तो कम है बट ज़्यादा है ए लिक्विड से, ये सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डूब भी सकती है अगर इतनी होगी। बट अगर मान लो वो 700 हुई, तब भी वो इसमें क्या करेगी, फ्लोट ही करेगी, बट तब वो ए लिक्विड में भी क्या करने वाली है, फ्लोट करने वाली है। तो वो डिपेंड करता है, हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स आप सबने देखा होगा, उसका यूज़ भी किया होगा। तो जो रबिंग सरफेस है इस तरह का जो दिखता है मैच बॉक्स का, वो पाउडर ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस से बना होता है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं उस पर मैच को, तो एक फ्रिक्शन होता है उस रबिंग सरफेस पे, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है सम ऑफ रेड फॉस्फोरस इनटू वाइट फॉस्फोरस। दिस वाइट फॉस्फोरस इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली इन द एयर, और आग जल जाती है, ठीक है। तो ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस जो है वो रबिंग सरफेस पे पाया जाता है, जो बाद में वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शंस दे रखी है, जो गलत है वो बतानी है आपने। ये सॉइल के बारे में इम्पॉर्टेंट है, सॉइल से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ये ध्यान रखना है, कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर बार। तो यहाँ पे बोला क्ले सॉइल इज़ बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल,
वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज़ बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। तो ये अलग अलग टाइप की सॉइल्स हैं, मेन इस तरह की सॉइल है, सैंडी सॉइल इस तरह रेत की तरह होती है, ये लोमी सॉइल है हमारी, और ये क्ले बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी का जैसे आपने यूज़ किया होगा, ये क्ले सॉइल है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारा राइट आंसर क्या होगा पार्टिकल्स के बारे में। जो क्ले सॉइल है या द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल से क्या होता है, पार्टिकल साइज जो है वो क्ले सॉइल का जो है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। देखो तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी इनकरेक्ट है। जो पार्टिकल साइज है क्ले सॉइल का वो स्मॉलर नहीं होगा लोमी सॉइल से, ठीक है। तो आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा इज रियल। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स से रखी हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, स्टेबल एक्सप्लेनेशन बताना है उसका। लाइट डिफ्रेक्ट होती है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, चेंज करती है इसके पाथ को, ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, स्टेबल एक्सप्लेनेशन बतानी है। तो यहाँ पे इस तरह का पिन होल कैमरा होता है और इस तरह की इमेज बनाता है और इस तरह से जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन आंसर आएगा वो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसलिए वो रियल है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो आपने सबने फ्लावर्स देखे होंगे, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सेपरेट फ्लावर्स में कंटेन करते हैं, अलग अलग में, ठीक है। मतलब जैसे एक ही प्लांट है दो बट अलग अलग फ्लावर्स हैं उसमें। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक अलग फ्लावर में होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो अलग में होगा, ठीक है। फिर पॉलिनेटर्स कैरी कर लेते हैं गैमेट्स को, एक अलग कहानी आ जाती है, जैसे इसके ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, एक ही जो फ्लावर है उसी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे सेम फ्लावर में, जैसे लिली रोज सनफ्लावर वगैरह में इस तरह से होता है, ठीक है। तो हमारे पास हमसे तो पूछा था बाइसेक्सुअल, तो मस्टर्ड रोज एंड पिटूनिया जो है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन ज़रूर पूछ रहा है एग्जामिनर, तो इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।